फ्रेंड्स, वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट 2024 का लिस्ट आ गया है और इस लिस्ट में पूरे 127 देशों का आकलन किया गया है, जिसमें भारत का नंबर 105वां है। इस 105वां नंबर से भारत तिलमिला उठा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है। ये एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें अगर किसी देश का नंबर ज्यादा आ जाए तो ग्लोबली वो बेइज्जती हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज 127 देशों के लिस्ट में भारत में जो भूखमरी की स्थिति है वो 105वें नंबर पे है। ऐसा जब दुनिया को मैसेज पहुंचता है इस रिपोर्ट के माध्यम से तो वाकई भारत शर्मसार होता है दुनिया के सामने। विश्व पटल पे भारत को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जिस पार्टी से निकले हैं उस पार्टी बीजेपी का संकल्प है कि 2047 तक भारत को एक डेवलप नेशन बनाएंगे। और जब से बीजेपी सत्ता में आई है 2014 से, तब से लेकर 2024 तक, यानी कि पूरे 10 साल में बहुत कुछ भारत में बदला है। और भारत की जो पहचान रूपरेखा दुनिया भर के अंदर था उसमें भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। जैसे 2014 से पहले विदेशों में भारत की जो पहचान थी वो भूखे नंगे देशों की थी। भारत एक पिछड़ा बीमारू गरीब देशों में गिनती किया जाता था। लेकिन जब से भारत के अंदर 2014 में बीजेपी की सरकार आई है तब से हालात परिस्थिति दिन प्रतिदिन सुधरते गए, बदलते गए और पूरे दुनिया में भारत का डंका बजा। भारत के प्रभाव पूरा दुनिया में देखने को मिला। विश्व पटल पे भारत की इमेज, भारत का छवि पूरा बदलता हुआ दिखाई दिया। इस ओवर कॉन्फिडेंस में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर का संकल्प लेते हुए दुनिया भर के सामने उन्होंने ये कह दिया कि आने वाले 2047 तक भारत को हम एक डेवलप नेशन बनाएंगे। और ऐसे में जब ये रिपोर्ट आ जाती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट, और उसमें ये बता दिया जाता है कि भारत में जो भूखमरी की स्थिति है वो बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन नेपाल से भी ज्यादा है। यानी कि भारत अब तक जिन देशों को गेहूं, चावल, अनाज बेचते आ रहा है, देते आ रहा है, मतलब दूसरों को खिलाते हुए आ रहा है, जो भारत का खा रहा है वो भारत से अच्छे पोजीशन पे है। और जो भारत दूसरों को खिला रहा है उससे भी गलत स्थिति में पहुंच चुका है। तो ये निश्चित ही भारत के लिए शर्म की बात है। और ऐसा भारत के साथ क्यों होता है? क्या वाकई भारत में भूखमरी है या कहीं कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं, भारत के उभरते हुए भारत के सामने कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं, या फिर क्या ये रिपोर्ट ही गलत आती है? क्या है मामला? ये रिपोर्ट क्या है और इसका मतलब क्या होता है? इसे कौन संचालित करता है? इससे प्रभाव क्या पड़ते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, खबर है कि हाल ही में ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2024 पेश किया गया है, जिनमें 127 देशों का लिस्ट तैयार किया गया है, जिसमें सभी देश को में भूखमरी की क्या स्थिति है उसको नापा गया है ना। सबसे पहले तो हम GHI है क्या, तो GHI ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है जो दुनिया भर के देशों के अंदर भूखमरी की क्या स्थिति है वो बताती है। तो 127 देशों के लिस्ट तैयार किया गया है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जिसमें से भारत का स्थान जो है 27.5 अंक के साथ 105वें नंबर पे है। वहीं पे हम बांग्लादेश की बात कर ले तो 68 नंबर पे है, श्रीलंका 54 नंबर पे है, और ये जो नेपाल है वो 86 नंबर पे है। तो कहने का मतलब ये वो देश है, भारत के वो पड़ोसी देश जो भारत पे ही निर्भर रहता है। भारत ही इन लोगों को रन कराता है। कोई भी मुसीबत हो, खाने पीने से लेकर इकोनॉमिकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, ये सब कुछ भारत देख रेख करता है। ये देश भी भारत से आगे निकल गया। तो अब हम आपको समझाते हैं कि भारत आखिर ऐसे क्यों हुआ। क्या ये झूठा रिपोर्ट है? तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट किस देश के द्वारा संचालित है। तो यूरोप में एक संस्था है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, उस संस्था के NGO द्वारा चलाया जाता है जो जर्मनी में स्थित है। सबसे पहले जर्मनी और भारत के रिश्ते के बारे में हम जानते हैं।
जर्मनी और भारत का रिश्ता ना तो खराब है और ना ही पूरी तरह से बेहतर है, ना ही दुश्मनी है और ना ही अच्छी तरह से दोस्ती है। यूरोप का देश है जर्मनी और हम एशिया में पड़े हैं, तो हमारा जर्मनी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जर्मनी में भारत के प्रति एक द्वेष की भावना देखा गया है। भारत में जब भी कोई बढ़िया चीज होता है या भारत जब भी अच्छा चीज करने का प्रयास करता है तो जर्मनी को हमेशा ज्वलन हो जाता है, अंदर से जल जाता है जर्मनी कि भारत कैसे ऐसे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी भारत डेवलप नेशन में काउंटिंग आता है और जब से पीएम मोदी देश का सत्ता संभाले हैं तब से भारत और तेजी से रफ्तार में हर फील्ड में, जिसे यूएनएससी या दुनिया मतलब सुपर पावर मानने का क्राइटेरिया मानती है, पैमाना मानती है, उस हर पैमाने में, उस हर क्राइटेरिया के फील्ड में भारत तेजी से बढ़ रहा है। चाहे रक्षा की क्षेत्र हो, फाइनेंशियल स्थिति हो, या फिर कोई एजुकेशन सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, कृषि का सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, 2014 से लेकर अभी तक हम अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। तो ऐसे में जर्मनी को जलन होता है। इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूं मैं। 4 साल पहले जब कोरोना आई थी पूरे दुनिया के अंदर, तो कोरोना में ये उभर के आया था भारत की, दुनिया भर को भारत फ्री में मेडिकल सप्लाई किया था। और उस वक्त एक रिपोर्ट भी आया था जिसमें यह बताया गया था कि भारत बहुत कम दिनों में जर्मनी को पीछे छोड़ के और दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा सेक्टर हब बन गया है। तब भी जर्मनी का रिपोर्ट आया था भारत के बारे में और भारत के बारे में उल्टा पुल्टा बोला गया था जर्मनी के द्वारा। क्यों? क्योंकि भारत, दुनिया के मुंह से भारत का तारीफ जर्मनी को अच्छा नहीं लगा था। तो एक कारण ये हो सकता है कि भारत को मतलब नीचे दिखाने के लिए जर्मनी ये ऐसा हरकत कर सकता है जानबूझकर। ये एक मैं अपने मतलब एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इतने दिनों से मैं न्यूज का वीडियो बनाता हूं या फिर मैं न्यूज से जुड़ा रहता हूं, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जिसके आधार पर ये एक कारण बताया। इस एक कारण बताने के पीछे एक और लॉजिक है। वो लॉजिक क्यों है? क्योंकि इस रिपोर्ट के छपते ही भारत सरकार का जवाब आ गया और भारत सरकार इसको सिरे से खारिज कर दिया। इस इंडेक्स को भारत ने वैल्यू नहीं दिया। भारत ने सीधे सीधे गलत बता दिया कि ये रिपोर्ट गलत है, भारत में ऐसा कोई भूखमरी की स्थिति नहीं है, हम अच्छे हैं। तो ये भी एक लॉजिक है कि जर्मनी हो सकता है तो जलता है। दूसरा ये कि अगर वाकई में भारत में भूखमरी है, भारत में गरीबी है, भारत में हालात खराब है, तो इसका कारण ये भी हो सकता है हमारा जो देश अभी रन कर रहा है, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक जो भारत रन कर रहा है, जिस संविधान के ऊपर रन कर रहा है, किसी भी देश को रन कराने के लिए, चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ती है। तो हर देश का अपना एक संविधान होता है जिसमें कानून व्यवस्थाएं होती है, शिक्षा व्यवस्थाएं होती है, मेडिकल व्यवस्थाएं होती है। देश और समाज को चलाने का हर व्यवस्था उसमें सम्मिलित होती है, जिसको पॉलिटिशियन और वहाँ के कानून व्यवस्था मिलकर इम्प्लीमेंट करते हैं देश में और चलाते हैं। ठीक उसी तरह भारत भी एक संवैधानिक राष्ट्र है और संविधान के आधार पर ही भारत भी चलता है। तो भारत में जो संविधान है वो भारत का अपना नहीं है, दुनिया भर से नकल किया हुआ संविधान है। और ऐसा माना जाता है कि नकल किया हुआ संविधान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। आपका अपना खुद का सिक्का से ही आप कुछ कर सकते हो। जैसे एक कहावत है कि आप अपने कंधों के दम पे ही जीवन जी सकते हैं, दूसरों के दम पर कब तक। तो भारत में जो संविधानें हैं दुनिया भर से नकल किया हुआ संविधान है और दुनिया ने इस संविधान को अपने हित के लिए बनाया था, इसीलिए दुनिया भर को तो इस संविधान से जुड़ा और इस संविधान फायदा करता है। लेकिन भारत में ये संविधान फायदा नहीं कर रहा है। देश आजाद हुआ तब से इस मतलब खराब संविधान होने की वजह से यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर इतना जोर दिया जाता है कि यहाँ पे मतलब सरकार को किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। इंसान अपने भाग से जन्म लेता है भारत के अंदर, अपने भाग से वो पलता पुसता बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, जॉब लेता है, कमाता है, मर जाता है। इसमें सरकार का कहीं कोई योगदान नहीं होता। सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि अगर कोई बच्चा भारत के अंदर जन्म लिया है
तो 100% भूखा नहीं मरेगा, 100% वो भिखारी नहीं बनेगा, 100% वो लापरवाह इंसान नहीं बनेगा, 100% वो गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता। यहाँ जन्म लिए बच्चा आजाद है, वो डॉन बन सकता है, गुंडा बन सकता है, चिंदी चोरी बन सकता है, एक सभ्य व्यक्ति बन सकता है, एक अधिकारी बन सकता है, एक इंजीनियर बन सकता है, ये एक डॉक्टर बन सकता है। ये सब वो अपने प्रयास और वो अपने परिवार और माता पिता के प्रयास से ही बन सकता है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ दुनिया के अंदर जाइएगा तो एक जन्मा हुआ बच्चा का जीवन कैसे सफल हो जाए और कैसे वो अपने देश और राष्ट्र को के लिए काम आ सके, बाद में वो बड़ा होकर देश के लिए कुछ कर सके, समाज के लिए कुछ कर सके, इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है संवैधानिक रूप से दुनिया के देशों के अंदर। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए भारत में गरीबी तो है, अब गरीबी है तो भूखमरी से लोग भी मर सकते हैं। तो ये दूसरा कारण भारत का गलत व्यवस्था जो दूसरे के द्वारा अपना के चलाया जा रहा है, जबकि भारत दुनिया का पहला देश है जहां पे सभ्यता आई, इंसान का जीवन दिनचर्या कैसा होना चाहिए, कौन सा खाना खाना है इंसान को, कब खाना है, कैसे सोना है, इंसान का फोकस क्या होना चाहिए, इंसान के जीवन का फलसफा क्या होना चाहिए, इंसान का कर्म कैसा होना चाहिए, ये सब भारत ने ही दुनिया को दिया। भारत के सनातन से ही दुनिया में बिक रहा। लेकिन आज भारत ही अपने अस्तित्व को भुला के और दुनिया के पीछे भाग रहा है, दुनिया के चीजों को नकल मार के बैठा है। इसीलिए दुनिया तो तरक्की में है, लेकिन भारत तरक्की करने के प्रयास में जाता तो है लेकिन मुंह की खा जाता है। तो ये दो वजह हो सकता है भारत को नीचा दिखाने की, या तो जर्मनी या फिर वो संस्था जलन कर सकता है भारत से, भारत को दुनिया विश्व पटल पे छोटा दिखाने के लिए ऐसा हरकत कर सकता है, या दूसरा यही कारण है कि भारत में जो बच्चे हैं, जो बेबी जन्म लेते हैं, उनमें न्यूट्रिशन की कमी है, कैलोरी की कमी है, जिसके वजह से वो उम्र के अनुपातिक ना मोटा हो पाते हैं, ना ही उनका हाइट लंबा हो पाता है और ना ही वो स्वस्थ हो पाते हैं। बाद में बड़े होकर वो ना तो 90-100 साल के जीवन को प्राप्त कर पाते हैं, बल्कि 65-70 साल की उम्र में ही मर जाते हैं। तो एक तरफ ये भी सच है और दूसरी तरफ जर्मनी जो 105 नंबर पे रख दिया है वो तो सच नहीं है, क्योंकि उसमें बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश को भी आगे बता दिया है। तो ये तो निश्चित ही गलत है। लेकिन ये दो कारण लगता है कि भारत में जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है बच्चों को, और जो इल्जाम भारत पे लगा है, उसका ये दो वजह हो सकता है। अब हम जानते हैं कि ये जो GHI है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसका पैमाना क्या है, वो जो संस्था है इसको कैसे माप पाती है। तो इसको मापने के लिए 4 पैमाना तय किया जाता है। पहला है चाइल्ड रिचमेंट। चाइल्ड रिचमेंट में ये बताया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि अंडर 5 इयर्स चाइल्ड क्यों ज्यादा भारत के अंदर मरते हैं। ये भी सही है, भारत के आबादी ज्यादा है तो भारत में बच्चे भी ज्यादा है, तो भारत में जन्मेगा भी ज्यादा और भारत के में मरेगा भी ज्यादा। तो ये कारण हो सकता है कि संख्या के आधार पे हमारे यहाँ ज्यादा मर सकते हैं। लेकिन इंडेक्स का कहना है कि यहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी के कारण मरता है। मतलब जो रिचमेंट है, चाइल्ड रिचमेंट है, उसमें 5 साल के बच्चे को कैलोरी की कमी है। 5 साल के उम्र में या उससे कम उम्र के बच्चे को जितना दिन भर में कैलोरी मिलना चाहिए, भारत में पर्याप्त नहीं है। दूसरा है चाइल्ड मॉर्टेलिटी। चाइल्ड मॉर्टेलिटी में ये बताया जाता है कि भारत में ही सबसे ज्यादा बच्चे 5 साल या उससे कम के बच्चे, उम्र वाले बच्चे मरते हैं। तीसरा है चाइल्ड, एक और है उसका नाम भूला। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये दोनों प्रकार में लंबाई, जो 5 साल के बच्चे भारत में होते हैं, वो उम्र के हिसाब से उनका या तो वजन नहीं होता उम्र के अनुपातिक, या उनका उम्र के अनुपातिक हाइट ग्रो नहीं कर पाता। तो ये 4 पैमाना को देखते हुए ये ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, इंडेक्स रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि ये जो भारत की जो आबादी है लगभग 150 करोड़ की है, दुनिया भर की आबादी लगभग 850 अरब की है। अब इसमें इन 4 पैमानों को आप जमीनी स्तर पे कैसे हाँक पाते हैं? तो इसके पीछे का कारण है फोन करके
हर देश के 3,000 4,000 5,000 लोगों से बाय डिफॉल्ट फोन करके उनसे पूछ लिया जाता है, और पूछने पर वो जो जवाब देते हैं उसके आधार पे वो पूरे देश की परिस्थिति को, भूखमरी की स्थिति को तय कर देते हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाने का जो तरीका है, रिपोर्ट तैयार करने का तरीका है, वो मैं अपने दिल से और आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये गलत है। ऐसा नहीं होता। 150 करोड़ की आबादी में आप 3,000 बच्चों को चेक करके ये बता दो कि 150 करोड़ हम भूखे नंगे रहते हैं, तो ये गलत है। तो ये 100% रिपोर्ट तो 100% गलत है। इसमें भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दे दी गई है और भारत इसे खारिज कर दिया गया है कि ये रिपोर्ट सही नहीं है। ठीक है, तो ये ओवरऑल गलत है। लेकिन भारत में ये सच्चाई भी है कि भारत में मरते भी ज्यादा है, तो मरने का और कैलोरी की भी कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि भारत में जो जन्मता है बच्चा, वो अपने बाप माँ के भरोसे ही जन्मता है। अगर उनका बाप माँ अच्छे पोजीशन पे है, अच्छे पैसे कमाने का स्रोत है, तो बच्चे को पूरी कैलोरी मिलेगी, बच्चे के हाइट के अनुपातिक ही वजन और हाइट ग्रो करेगा। लेकिन बच्चे के माता पिता गरीब है तो वो खुद से नहीं कैलोरी पूरा कर सकते हैं बच्चे का, उसे अच्छा शिक्षा भी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे रोल आती है अच्छे संविधान की, अच्छे व्यवस्था की। जिसका कोई नहीं उसका व्यवस्था होता है, उसका सरकार होती है। लेकिन भारत देश में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि भारत देश आजाद होने से पहले जो रियासतें हुआ करती थी, राजा महाराजाओं का टाइम हुआ करता था, उस वक्त हमारे यहाँ कोई भिखारी नहीं हुआ करता था। हमारे यहाँ ये नहीं कहा जाता था कि जो कमाएगा वही खाएगा। हर आदमी के लिए बंदोबस्त किया हुआ था। वो व्यवस्था, वो सरकारी संस्था की जिम्मेदारी थी कि कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा। लेकिन अभी तो हम दुनिया भर का नकल कॉपी पेस्ट करके संविधान बना लिए, अब इससे तो हमारा चलता नहीं, तो चलो हम दुनिया में बदनाम ही हो जाते हैं बार बार। इसका भी जिम्मेदार भारत ही है। भारत को ऐसे संविधान बदल देना चाहिए था और अपना जो भारत का जो खुद का भारतीयता है, जिसे हम वेद पुराण रामायण महाभारत कहते हैं, उस पे आधारित कानून संविधान बनाना चाहिए था। जिसमें गुरुकुल जैसी फ्री शिक्षा की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जिसमें आयुर्वेद जैसी फ्री मेडिकल व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जिसमें टैक्स फ्री होना चाहिए था, जिसमें हर चीज पब्लिक के जीवन के आधार को, जीवन को देखते हुए बनाना चाहिए था। ऐसा मैं अलग से नहीं कह रहा हूं, ऐसा ही हमारा देश पहले हुआ करता था। और नतीजा ये था कि हमारा देश हजारों साल तक सोने का चिड़िया हुआ करता था। तब कोई रिपोर्ट में भारत को छोटा नहीं दिखाया जाता था, क्योंकि भारत इतना बड़ा था कि भारत को मापने के लिए किसी देश के पास उतना क्षमता नहीं था। जो आज भारत को लोग नीचे दिखाते हैं, भारत को हर जगह इंसल्ट कर जाते हैं। ठीक है, फिर तो इस तरह से इसके पैमाना को मापा जाता है। भारत इसे नकार दिया है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि भारत इस रिपोर्ट के साथ क्या कहती है। हालांकि ये इस रिपोर्ट में, अगर इसी रिपोर्ट को पिछले साल देखा जाए 2023 में, तो 2023 में भारत का जो स्थान था वो ऊपर था, अभी नीचे आया है। 2021 की बात करें तो उसमें और ऊपर था, नीचे आया है। अब आपके मन में सवाल आएगा पाकिस्तान का क्या हाल है? तो पाकिस्तान जस्ट थोड़ा सा हमसे पीछे है। हालांकि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे भूखमरी देश हमसे पहले हैं और हमसे अच्छा अंक प्राप्त किए हैं। तो ये भारत के लिए शर्म की बात है और भारत को इस पे चिंता करना चाहिए। अगर संविधान बदलने से सॉल्यूशन होता है तो निश्चित ही बदल देना चाहिए। भारत को दुनिया के नकल करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जुडिशियरी है, कानून व्यवस्था है, पुलिस सिस्टम है, हमें क्या करना है उससे? हमारा वेद पुराण क्या कह रहा है वैसे हम चलेंगे ना, फिर हमारा देश अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी जिस माहौल में 1947 से लेकर अभी तक जिस माहौल में आज के लोग हैं, तो उस माहौल को ही वो अच्छा समझने लगे हैं। अब संविधान बदलने के नाम पे संविधान बदलने वालों को आतंकवादी समझा जाता है। तो मेरा पर्पस संविधान बदलने से ये नहीं है कि मैं देशद्रोही हूँ, एंटी नेशन हूँ, नहीं, मैं भी देश प्रेम हूँ, मुझे भी भारत से प्रेम है और मैं भी भारत में जन्मा हूँ और भारत में ही मरने वाला हूँ। लेकिन मैं जो बोलता हूँ, ये संविधान पिछले 47 साल में कुछ नहीं दिया। संविधान अच्छा होता तो भारत का नतीजा भी अच्छा होता। आज हम संघर्ष कर रहे नहीं होते, बल्कि हमें जहाँ पहुँचना होता वहाँ हम पहुँच चुके होते और हमारे नीचे चाइना रहता। चाइना आज हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। इसका कारण है कि हमारा संविधान फेल है, पूरी तरह से फेल है। जब सिस्टम फेल होता है तो नतीजा ऐसा ही आता है।
तो फ्रेंड इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जाए।